नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज गौड़ हिंदी साहित्य की इस आनंददायक यात्रा में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी वसंत भाग 2 में संकलित एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ, और यह पाठ हमारी खान पान की आदतों से जुड़ा हुआ है। तो इसी के अनुरूप इस पाठ का शीर्षक है खान पान की बदलती तस्वीर, और इसके लेखक हैं प्रयाग शुक्ल। तो प्रयाग शुक्ल जी का यह जो निबंध है, इस निबंध के माध्यम से हम देखेंगे कि किस प्रकार पहले के ज़माने में लोक संस्कृति में, शहरी संस्कृति में और देश के अलग अलग राज्यों में खान पान के अलग अलग मिजाज हैं, अलग अलग अंदाज हैं। बड़े ही नायाब तरीके से प्रयाग शुक्ल इस पाठ के माध्यम से हमारे सामने खान पान की एक संस्कृति का उल्लेख करते हैं, और यह संस्कृति राष्ट्रीय एकता की सूत्रधार भी हो सकती है। निबंध, आप जानते हैं, अपने विचारों को भली प्रकार से व्यक्त करने का एक माध्यम होता है। तो उसी विधा के माध्यम से प्रयाग शुक्ल हमारे साथ साक्षात्कार करते हैं। आपको भी इस निबंध के माध्यम से स्वतंत्र चिंतन की दिशा में बढ़ना चाहिए। तो आइए पहले निबंध के सार, उसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की व्याख्या पर बात करते हैं। तो निबंध का प्रारंभ जब लेखक करते हैं तो वे कहते हैं कि पिछले 10-15 वर्ष में हमारी खान पान की संस्कृति में बहुत अधिक बदलाव आया है। किसी खास क्षेत्र की जो खास चीज़ें होती थी, जो उसकी पहचान होती थी, अब वे अखिल भारतीय साहित्य स्तर पर उपलब्ध हैं। दक्षिण भारत की इडली, डोसा, सांभर, बड़ा और रसम जैसी जो डिश हैं, वे आज पूरे भारत में आपको उपलब्ध हैं। इसी प्रकार उत्तर भारत में आप देखते हैं कि भोजन के लिए सबसे अधिक कहाँ जाते हैं? ढाबों पर। तो यह जो ढाबा संस्कृति है, जहाँ तीखे व्यंजन मिलते हैं, वह ढाबा संस्कृति आज पूरे भारत में देखी जा सकती है। लेखक हमारा ध्यान खींचते हैं कि आज समय का अभाव है, तो समय के अभाव के कारण हम चीन में बने हुए व्यंजनों की तरफ बढ़ रहे हैं। 2 मिनट्स नूडल्स की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, क्योंकि वे जल्दी पकाए जा सकते हैं, आसानी से उपलब्ध होते हैं। अतः हम लगातार उन चीज़ों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। आज जो उत्तर भारत में दाल और रोटी मिलती थी पहले, वह पूरे भारत में उपलब्ध है। इसी प्रकार से बर्गर, नूडल्स जैसी फास्ट फूड की जो चीज़ें हैं, जिन्हें तुरंत तैयार किया जा सकता है, जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाई जा सकती हैं, उनका भी पूरा साम्राज्य देश में देखने को मिलता है। ब्रेड, जो अंग्रेज़ों की देन मानी जाती है, पहले केवल अमीर घरों में रहती थी, आज सभी घरों में उपलब्ध है। लोग उन्हें सेकते हैं, खाते हैं और उनके माध्यम से विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाते हैं। इन पाश्चात्य संस्कृति के व्यंजनों का प्रभाव भारतीय संस्कृति पर बहुत गहरा पड़ा है। हमारे जो अपने वास्तविक खान पान के क्षेत्रीय व्यंजन थे, वे अब कम दिखाई देते हैं। यद्यपि उनमें से कुछ व्यंजनों ने अखिल भारतीय स्तर पर अपनी उपादेयता सिद्ध की है। स्थानीय व्यंजनों के बारे में लोगों का लगातार रुझान घटा है। जिस तरह से वे पहले बनाए जाते थे, अपने मूल स्वरूप में उनको प्राप्त करना आसान नहीं रह गया है। कुछ महंगाई के कारण, कुछ शहरी संस्कृति की भागम भाग के कारण खान पान की एक नई संस्कृति का विकास हुआ है।
आप देखते हैं कि किस प्रकार से विवाह आदि समारोह में भी अब तो अलग अलग तरह के स्टॉल लगे होते हैं, क्षेत्र बने होते हैं। बंगाली यदि मिठाइयाँ आपको चाहिए, रसगुल्ला यदि आपको चाहिए, रसगुल्ले में मेवे आदि डाल करके अलग अलग तरह के व्यंजन यदि आपको चाहिए तो वे एक स्थान पर मिलेंगे। पंजाबी यदि आपको व्यंजन चाहिए तो वो दूसरे स्थान पर मिलेंगे। दक्षिण भारतीय डिश यदि आपको चाहिए तो वे अन्यत्र आपको मिलेंगी। तो इस प्रकार से एक बहुत ही अलग तरह की संस्कृति हमारे इस देश में विकसित हो गई है। आइए लेखक के शब्दों में जानने का प्रयास करें कि वे किस प्रकार इस नई खान पान की संस्कृति के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। हम खान पान से भी एक दूसरे को जानते हैं। इस दृष्टि से देखें तो खान पान की नई संस्कृति में हमें राष्ट्रीय एकता के लिए नए बीज भी मिल सकते हैं। बीज भली भांति तभी अंकुरित होंगे जब हम खान पान से जुड़ी हुई दूसरी चीज़ों की ओर भी ध्यान देंगे। मसलन हम उस बोली, बानी, भाषा, भूषा आदि को भी किसी न किसी रूप में ज़्यादा जानेंगे जो किसी खान पान विशेष से जुड़ी हुई है। इसी के साथ ध्यान देने की बात यह है कि स्थानीय व्यंजनों का पुनरुद्धार भी ज़रूरी है, जिन्हें अब एथनिक कहकर पुकारने का चलन बढ़ा है। ऐसे स्थानीय व्यंजन केवल 5 सितारा होटलों के प्रचारार्थ नहीं छोड़ दिए जाने चाहिए। 5 सितारा होटलों में वे कभी कभार मिलते रहें, पर घरों बाजारों से गायब हो जाएं तो यह एक दुर्भाग्य ही होगा। अच्छी तरह बनाई पकाई गई पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, जलेबियाँ भी अब हज़ारों से गायब हो रही हैं। मौसमी सब्जियों से भरे हुए समोसे भी अब कहाँ मिलते हैं। उत्तर भारत में उपलब्ध व्यंजनों की भी दुर्गति हो रही है। तो इस प्रकार से लेखक बताते हैं कि राष्ट्रीय स्तर के प्रभाव के कारण, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रभाव के कारण, पाश्चात्य देशों की पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव के कारण हम अपनी जड़ों से कहीं न कहीं कटते जा रहे हैं। हम इस प्रकार का खान पान जो हमारे वातावरण के अनुकूल नहीं है, इस प्रकार का खान पान जो हमारी जेब के अनुकूल नहीं है, इस प्रकार का खान पान जो हमारे स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं है, उसे भी अपनाने से नहीं हिचकते। अगर विभिन्न समारोह में अनेक प्रकार के भोजन लगे हुए हैं तो क्या हमें सब प्रकार के खा लेने चाहिए? नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अपितु हमें ऋतु का ध्यान रखते हुए, समय का ध्यान रखते हुए, स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए उनमें से उन्हीं चीज़ों का चयन करना चाहिए जो हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न डालते हों। एक और लेखक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं। लेखक कहते हैं कि आप किसी राज्य के खान पान या वहाँ की महत्वपूर्ण डिशेस को अपनाते हैं, इतना पर्याप्त नहीं है। आपको प्रयास करना चाहिए कि आप वहाँ की भाषा के बारे में, वहाँ की वेशभूषा के बारे में जानें, क्योंकि इसके माध्यम से इस देश में एकता स्थापित होगी। हम दूसरे राज्यों के बारे में गंभीरता के साथ समझ पाएंगे। हम वहाँ की परिस्थितियाँ और उन परिस्थितियों में किस प्रकार का भोजन निर्माण होता है उसके संदर्भ में जान पाएंगे। उसके पीछे छिपे हुए परिश्रम से हमारा साक्षात्कार हो पाएगा कि एक किसान किस प्रकार से बहुत कठिन परिश्रम करने के पश्चात उस प्रकार का भोजन हमारे समक्ष पहुंचा पाता है जो हम करते हैं। तो खान पान की हमारी ये आदतें एक बहुत ही सक्षम राष्ट्र के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसी संस्कृति के बारे में लेखक कुछ महत्वपूर्ण बातें कहते हैं। आइए उन्हीं की वाणी में जानें, उन्हीं के शब्दों में सुने। हो यह भी रहा है कि खानदान की मिश्रित संस्कृति में हमें कई बार चीज़ों का असली और अलग स्वाद नहीं ले पा रहे। अक्सर प्रीति भोजों और पार्टियों में एक साथ ढेरों चीज़ें रख दी जाती हैं और उनका स्वाद गड़बड़ होता रहता है।
खान पान की मिश्रित या विविध संस्कृति हमें कुछ चीज़ें चुनने का अवसर देती है। हम उसका लाभ प्राय नहीं उठा रहे हैं। यह अक्सर एक ही प्लेट में कई तरह के और कई बार तो बिल्कुल विपरीत प्रकृति वाले व्यंजन परोस लेना चाहते हैं। इसलिए खान पान की जो मिश्रित विविध संस्कृति बनी है और लग यही रहा है कि यही और अधिक विकसित होने वाली है, उसे तरह तरह से जांचते रहना ज़रूरी है। तो देखिए, लेखक निष्कर्ष के रूप में हमारे समक्ष जो बात रखते हैं वो रखते हैं कि केवल कुछ बिंदुओं पर किसी खास चीज प्रति आकर्षित होकर हम उसे अपने जीवन में ना उतार लें, बल्कि उसका मूल्यांकन करें और यदि खान पान की वह व्यंजन, वह संस्कृति हमारे अनुकूल है, हमारे लिए यश और श्रेयकर है, तो हम उसे अवश्य ही अंगीकार करें। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार आपने इस पूरे पाठ के सार को जाना। लेखक के शब्दों में आपने पाठ के मुख्य मुख्य गद्यांशों को पढ़ा। अब हम एक बार पुनरावृत्ति कर पुनः इस पाठ को समझने का प्रयास करेंगे। पुनरावृत्ति हेतु प्रश्न संख्या 1, खान पान की बदलती तस्वीर नामक पाठ के लेखक का नाम बताएं। क. पुरुषोत्तम दास निर्मल, ख. शिव प्रसाद सिंह, ग. प्रयाग शुक्ल, घ. विजय तेंदुलकर। तो इसका उत्तर होगा ग. प्रयाग शुक्ल। प्रश्न संख्या 2, खान पान की संस्कृति में बड़ा बदलाव कब से आया। क. 5-7 वर्षों में, ख. 8-10 वर्षों में, ग. 10-15 वर्षों में, घ. 15-20 वर्षों में। तो इसका उत्तर होगा ग. 10-15 वर्षों में। प्रश्न संख्या 3, ढाबा संस्कृति कहाँ तक फैल चुकी है। क. दक्षिण भारत, ख. उत्तर भारत तक, ग. पूरे देश में, घ. कहीं नहीं। तो इसका उत्तर होगा ग. पूरे देश में। प्रश्न संख्या 4, पाव भाजी किस प्रांत का स्थानीय व्यंजन है। क. राजस्थान, ख. महाराष्ट्र, ग. गुजरात, घ. मध्य प्रदेश। तो इसका उत्तर होगा ख. महाराष्ट्र। प्रश्न 5, किसी स्थान का खान पान भिन्न क्यों होता है। क. मौसम के अनुसार मिलने वाले खाद्य पदार्थ, ख. रुचि के आधार पर, ग. आसानी से वस्तुओं की उपलब्धता, घ. उपर्युक्त सभी। तो इसका उत्तर होगा घ. उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 6, इनमें से किसे फास्ट फूड के नाम से जाना जाता है। क. सेव, ख. रोटी, ग. दाल और घ. बर्गर। तो इसका उत्तर होगा घ. बर्गर। प्रश्न 7, किस बात में बदलाव आया है। क. वेशभूषा में, ख. सोचने विचारने में, ग. खान पान की संस्कृति में, घ. उपर्युक्त सभी। तो इसका उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। प्रश्न 8, बड़े शहरों में किसका प्रचलन बढ़ा है। क. फास्ट फूड का, ख. सांभर डोसा का, ग. दाल रोटी का, घ. खान पान का। तो इसका उत्तर होगा फास्ट फूड का। प्रश्न संख्या 9, मुंबई की क्या चीज़ लोकप्रिय खान पान में है। क. छोले भटूरे, ख. दाल रोटी, ग. इडली डोसा, घ. पाव भाजी। तो इसका उत्तर होगा
पाव भाजी। प्रश्न संख्या 10, खानपान की चीज़ों की किस बात में अंतर आया है? क, गुणवत्ता में, ख, स्वाद में, ग, दोनों में, घ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा दोनों में, गुणवत्ता में भी और स्वाद में भी। लेखक खानपान की संस्कृति की बात करते हैं। वे पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति के हमारी खानपान की संस्कृति पर प्रभाव की बात करते हैं। वे विभिन्न क्षेत्रों में, दक्षिण भारत में, विभिन्न राज्यों में, बंगाल में, उत्तर भारत में जो वहाँ की महत्वपूर्ण व्यंजन हैं उनकी चर्चा हमारे साथ करते हैं। और इन सब चर्चाओं के माध्यम से वे हमें बताना चाहते हैं कि कहीं न कहीं हमें अपनी जड़ों से नहीं कटना चाहिए। दिन दूसरे राज्यों के व्यंजनों को हम अपना रहे हैं, उन व्यंजनों के साथ साथ उनकी भाषा, वेशभूषा, उनके ज्ञान के प्रति भी हमारे भीतर सद्भाव होना चाहिए। और इसी के माध्यम से हम एक ऐसे सक्षम राष्ट्र का निर्माण करने में सक्षम होंगे जिसके भीतर कहीं न कहीं खानपान की यह संस्कृति होगी। तो आइए अब हम इस पाठ के अभ्यास संबंधी जो प्रश्नोत्तर दिए गए हैं उन पे चर्चा करते हैं। तो निबंध से जो प्रश्न हैं उनमें पहला प्रश्न है, खानपान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का क्या मतलब है? अपने घर के उदाहरण देकर इसकी व्याख्या करें। देखिए, खानपान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का तात्पर्य यह है कि आज हम जिस प्रकार का भोजन कर रहे हैं उसमें अलग अलग राज्यों और अलग अलग देशों से आए हुए भोज्य पदार्थ शामिल हैं। जैसे हम अपने घर में दाल रोटी खाते हैं, सांभर वड़ा खाते हैं, या वड़ा पाव खाते हैं, या पाव भाजी खाते हैं। तो ये सब अलग अलग राज्यों के व्यंजन हुआ करते थे और आज ये हमारे घर में हमारे खाने की टेबल पर मौजूद हैं। तो यही खानपान की मिश्रित संस्कृति है। अगला प्रश्न है, खानपान में बदलाव के कौन से फायदे हैं? फिर लेखक इस बदलाव को लेकर चिंतित क्यों है? देखिए, खानपान में बदलाव से अनेक प्रकार के फायदे हैं। हम अलग अलग प्रकार के व्यंजनों का मज़ा लेते हैं। इससे पूरे भारत में एकता बनी रहती है, समय की बचत होती है क्योंकि हम ऐसे ही व्यंजन बनाते हैं जिनमें कम समय लगता हो, जो आसानी से तैयार होते हों, परिश्रम की बचत होती है। लेकिन इससे हमारे जो स्थानीय व्यंजन हैं उनका जीवन खतरे में पड़ जाता है। कई बार जो भोज्य पदार्थ होते हैं वे हमारे स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं होते। तो लेखक की चिंता यह है कि कहीं खानपान की इस संस्कृति के पीछे अंधानुकरण ना हो। हम लगातार चिंतन के माध्यम से, मूल्यांकन के माध्यम से अपनी संस्कृति में, अपने जीवन में उन भोज्य पदार्थों को शामिल करें जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अनुकूल हों। अगला प्रश्न है, खानपान के मामले में स्थानीयता का क्या अर्थ है? खानपान के मामले में स्थानीयता का अर्थ है कि किसी खास क्षेत्र में, लोक में कुछ खास प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ राबड़ी बनाई जाती है, खीर चूरमा बनाया जाता है। इसी प्रकार से बम्बई में पाव भाजी बनाई जाती है, दिल्ली के छोले कुलचे, मथुरा के पेड़े, आगरा के पेठे और नमकीन आदि। ये एक खास समय में, एक खास क्षेत्र में हुआ करते थे, पर आज पूरे देश में इन्हें प्राप्त किया जा सकता है कुछ छोटे मोटे स्वाद के बदलावों के साथ। इसके पश्चात जिन प्रश्नों पे हम बात करेंगे वे प्रश्न हैं निबंध से आगे। तो निबंध में लेखक ने हमारे सामने कुछ विचार रखे हैं जिन पर हमें चिंतन करना है। तो उन्हीं चिंतन के धागों को पकड़कर आगे और
किस किस क्षेत्र में विचार किया जा सकता है, उससे संबंधित यह प्रश्न है। इस क्रम में पहला प्रश्न है, घर में बातचीत करके पता कीजिए कि आपके घर में क्या चीजें पकती हैं और क्या चीजें बनी बनाई बाजार से आती हैं। इनमें से बाजार से आने वाली कौन सी चीजें आपके माँ पिताजी के बचपन में घर में बनती थी। हमारे घर में चूरमा, राबड़ी, रोटी, कढ़ी, कचौरी आदि घर में ही बनाई जाती है। गोंद के लड्डू, बर्फी, पनीर की सब्जी, इडली, सांभर, डोसा आदि ऐसी चीज़ें हैं जो हम खाते हैं पर घर में नहीं बनाते, उन्हें हम बाज़ार से लेकर आते हैं। जब मैंने अपने माता पिता से बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि हमारे घर में पहले गोंद के लड्डू, गाजर का हलवा, पनीर की सब्जी आदि घर में ही बनाए जाते थे, क्योंकि घर में पशु रखे जाते थे, उनसे जो दूध प्राप्त होता था उसके माध्यम से घी, पनीर आदि चीज़ें घर में ही बनाई जाती थी। तो यह एक बड़ा बदलाव आज की जीवनचर्या में हुआ है। अगला प्रश्न है, यहाँ खाने पकाने और स्वाद से संबंधित कुछ शब्द दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से देखिए और इनका वर्गीकरण कीजिए। तो वे शब्द हैं उबालना, तलना, भूनना, सेकना, दाल, भात, रोटी, पापड़, आलू, बैंगन, खट्टा, मीठा, तीखा, नमकीन, कसेला। तो हमें क्या बताना है? हमें बताना है कि ये भोजन कौन सा है, इसे कैसे पकाया जाता है और पकने के बाद इसका स्वाद कैसा होता है। तो इसका उत्तर हम कैसे देंगे? भोजन है दाल, क्या किया जाता है? उसे उबाला जाता है, उबालना, और स्वाद नमकीन। भात, भात किसे कहते हैं? भात चावल को कहते हैं। उबालना और उसका स्वाद कैसा होता है? मीठा। यदि भात हमारे यहाँ एक उत्सव भी है, भात भरा जाता है, तो उस समय सभी को खाने के लिए क्या मिलता है? भात मिलता है। भात को कैसे बनाया जाता है? उबालना, और उसका स्वाद मीठा भी होता है, नमकीन भी होता है। रोटी सेंकना और स्वाद मीठा, पापड़ तलना, स्वाद नमकीन, आलू उबालना, स्वाद मीठा, बैंगन भूनना, स्वाद नमकीन। उसके बाद अगले प्रश्न में छोंक, चावल, कढ़ी, इन शब्दों में क्या अंतर है समझाइए। इन्हें बनाने के तरीके विभिन्न प्रांतों में अलग अलग हैं, पता करें कि आपके प्रांत में इन्हें कैसे बनाया जाता है। तो आप अपने घर जा कर के पता करेंगे और उसी अनुरूप इसके संदर्भ में बताएंगे। अगला प्रश्न है, पिछली शताब्दी में खानपान की बदलती हुई तस्वीर का खाका खींचें। तो इस प्रकार होगा। सन 60 के दशक में क्या होते थे? छोले भटूरे। 70 के दशक में इडली डोसा। सन 80 के दशक में तिब्बती चीनी भोजन। सन 90 के दशक में पिज़्ज़ा, पाव भाजी। इसी प्रकार आप कुछ कपड़ों या पोशाकों की बदलती तस्वीर का खाका खींचिए। तो हमारे यहाँ सन 60 के दशक में किस प्रकार के कपड़े प्राय पहने जाते थे? साड़ी, सलवार और कुर्ता। सन 70 के दशक में टाइट कपड़े जो शरीर के साथ बिल्कुल फिट रहते हैं। और यदि हम सन 80 के दशक के कपड़ों की बात करें तो उस समय बहुत अधिक चलन में थे पैंट, शर्ट और सूट। सन 90 के दशक में यदि हम बात करें तो जींस और टॉप। तो ये कुछ इस प्रकार के वस्त्र हैं जो अलग अलग दशक में
हम देख सकते हैं। आप जब फिल्में देखते हैं तो वहाँ भी इस प्रकार के वस्त्र और उनके बीच का अंतर आपको दिखाई देगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। मान लीजिए कि आपके घर कोई मेहमान आ रहे हैं जो आपके प्रांत का पारंपरिक भोजन करना चाहते हैं। उन्हें खिलाने के लिए घर के लोगों की मदद से एक व्यंजन सूची बनाइए। तो हमारे घर में यदि कोई आएगा, हरियाणा प्रांत में यदि कोई आएगा, तो हम उसे क्या खिलाएंगे? खीर, चूरमा, हलवा, लापसी, राबड़ी, कढ़ी, गोंद के लड्डू, गाजर का हलवा आदि और जलेबी। हमारे यहाँ अनेक स्थानों पर तो आधे आधे किलो की जलेबी बनाई जाती हैं, देशी घी की, जो बहुत ही स्वादिष्ट हैं और अपने आप में अनुपम हैं। अगला प्रश्न है, वे जुड़े हुए हैं आपके अनुमान और कल्पना से, कि आप अपनी कल्पना के आधार पर उनका उत्तर देंगे। तो इस क्रम में पहला प्रश्न है, फास्ट फूड यानी तुरंत भोजन के नफ़े नुकसान पर कक्षा में वाद विवाद करें। तो यह आप कक्षा के स्तर पर करेंगे। आप सब फास्ट फूड खाते हैं, आप जानते हैं उससे मोटापा बढ़ जाता है, आप जानते हैं कि कई बार वह हाइजीनिक नहीं होता, स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होता, क्योंकि उसके जो बनाने के तरीके हैं वह ठीक नहीं होते। तो इन सब विषयों पर, इन सब तथ्यों पर आप अपने साथियों के साथ चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। हर शहर के कस्बे में कुछ ऐसी जगहें होती हैं जो अपने किसी खास व्यंजन के लिए जानी जाती हैं। आप अपने शहर कस्बे का नक्शा बनाकर उसमें ऐसी सभी जगहों को दर्शाइए। तो यह काम आपको अपने स्तर पर करना है। यदि हमें अपने शहर के बारे में काव्यात्मक रूप से कुछ कहना पड़े तो हम इस प्रकार से अपने शहर की महत्वपूर्ण व्यंजनों के विषय में बताएंगे। स्वाद न छूटेगा बर्फी का जो सुरजा की बर्फी खाली, छैलू की जलेबी जैसे सीधे पीली रस की प्याली, खूबा के छोले भटूरे भाटी की कुल्फी भी खाना, खाने के शौकीनों का तो नारनौल है सही ठिकाना। तो निश्चित रूप से यदि आप हमारे शहर में आते हैं तो आप ये व्यंजन खा सकते हैं, इनका आनंद उठा सकते हैं। अगला प्रश्न है, खान पान के मामले में शुद्धता का मसला काफ़ी पुराना है। आपने अपने अनुभव में इस तरह की मिलावट को देखा है? किसी फिल्म या अखबारी खबर के हवाले से खान पान में होने वाली मिलावट के नुकसानों पर चर्चा कीजिए। खान पान के खाद्य पदार्थों में मिलावट एक बहुत बड़ा मसला है। अनेक बार हम अखबारों में पढ़ते हैं कि खाने के तेल में मिलावट की गई है, खाद्य पदार्थ जो बनाए जा रहे हैं उनमें स्वास्थ्य के अनुरूप चीज़ों का मिश्रण नहीं किया गया है, और उसके दुष्परिणाम यह होते हैं कि फूड पॉइजनिंग हो जाती है। वही भोजन जो स्वास्थ्य के रक्षा के लिए होना चाहिए वह स्वास्थ्य के लिए अनेक प्रकार के संकट खड़े कर देता है। तो आप अखबार में इस प्रकार की खबरों को पढ़कर उस पर विस्तार से अपनी बात रख सकते हैं। अब आप जानते हैं कि यह पूरा निबंध आपके समक्ष किसके माध्यम से पहुंचा है? भाषा के माध्यम से। भाषा एक महत्वपूर्ण माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। तो हम भाषा की उन विशेषताओं पे अब आप चर्चा करेंगे। तो बात करेंगे भाषा की बात। प्रश्न 1, खान पान शब्द खान और पान दो शब्दों को जोड़कर बना है। खान पान शब्द में और छिपा हुआ है। जिन शब्दों के योग में और अथवा या जैसे योजक शब्द छिपे हों उन्हें द्वंद्व समास कहते हैं। नीचे द्वंद्व समास के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, इनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए और अर्थ समझिए। सीना पिरोना, भला बुरा, चलना फिरना,
लंबा चौड़ा, कहा सुनी, घास फूस। तो हम इन्हें इस प्रकार से वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। सीना पिरोना, सीने पिरोने की कला बहुत कठिन होती है। भला बुरा, गुस्से में मैंने उसे बहुत भला बुरा कह दिया। चलना फिरना, बीमारी के कारण अब चलना फिरना बंद हो गया है। लंबा चौड़ा, नदी के पास वाला इलाका बहुत लंबा चौड़ा है। कहा सुनी, दोनों दोस्तों में कहा सुनी हो जाने से बातचीत बंद है। घास फूस, शाकाहारी जानवर ज़्यादातर घास फूस खाते हैं। और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। कई बार एक शब्द सुनने या पढ़ने पर कोई और शब्द याद आ जाता है। आइए शब्दों की ऐसी कड़ी बनाएं। नीचे शुरुआत की गई है, उसे आप आगे बढ़ाइए। कक्षा में मौखिक और सामूहिक गतिविधि के रूप में इसे दिया जा सकता है। जैसे इडली, दक्षिण केरल, ओणम, त्योहार, छुट्टी, आराम। इसे आप आगे बढ़ा सकते हैं। आराम, नींद, स्वप्न आदि। इसके पश्चात कुछ करने को, उन विज्ञापनों को इकट्ठा कीजिए जो हाल ही के ठंडे पेय पदार्थों से जुड़े हैं। उनमें स्वास्थ्य और सफाई पर दिए गए ब्यौरों को छांटकर देखें कि हकीकत क्या है। तो यह कार्य आपको स्वयं करना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस आनंददायक कक्षा में आपने जाना खान पान की बदलती तस्वीर। यह एक महत्वपूर्ण निबंध है, विचारात्मक निबंध है, जो अनेक प्रकार के श्रेष्ठ विचार हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है। इस निबंध के माध्यम से हमारे सामने जो बातें रखते हैं वे हमारे आज के जीवन में, दैनिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप कतई ऐसा भोजन ना करें जो आपके स्वास्थ्य के अनुरूप ना हो, जो हमारे क्षेत्र के वातावरण के अनुरूप ना हो, जो हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता हो। और साथ ही साथ भोजन के माध्यम से हम अपने राष्ट्र के संस्कृति को, अपने देश की विविध भाषाओं को, अपने देश में रह रहे लोगों के जीवन यापन के तरीकों को जानने का प्रयास करें। हम ऐसे लोक में बनने वाले व्यंजनों की रक्षा का दायित्व अपने ऊपर लें जो आजकल नहीं बनाए जा रहे हैं या जो केवल 5 सितारा होटलों तक ही सीमित रह गए हैं। हमें लगातार प्रयास करना चाहिए कि अपने मूल स्वरूप में उस प्रकार के व्यंजनों को अपने ही क्षेत्र में पकाया जाए और उसके स्वाद को अखिल भारतीय स्तर पर लोगों तक भेजा जाए। तो निश्चित रूप से आज की यह कक्षा आपके लिए बहुत ही आनंददायक रही होगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।